गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज का वीडियो होने वाला है हाउ टू मेक अ रिसर्च प्रपोजल फॉर टेकिंग एडमिशन इन एमफिल और पीएचडी इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज इन इंडिया। तो कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक वीडियो डाला था रिगार्डिंग माय एक्सपीरियंस ऑफ पीएचडी एंड एमफिल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो उसको आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और उसी के बाद से ही कई लोग मुझे मैसेज और कॉल करके पूछ चुके हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ही लिया जाए जिसमें मैं आपको बताऊं कि रिसर्च प्रपोजल को कैसे बनाया जाता है। सो यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट यस मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस दिए हैं, फेस किया है, एक्सपीरियंस लिया है। तो उस सबसे मुझे पता चल चुका है कि हाँ, एक रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है। क्योंकि हम सभी इस फील्ड में नए हैं रिसर्च की, तो हमें नहीं पता होता है, कोई आइडिया नहीं होता है कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाए। तो ये वीडियो आपको पूरा गाइड करेगा, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। उससे पहले मैं यहाँ एक और चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि आपको पता है कि मैंने अपने जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई किया है और उस जेआरएफ को क्वालिफाई करने का मेन रीज़न ये था कि मेरे नोट्स और जितना भी स्टडी मटेरियल मैंने खुद से कंपोज किया था, क्योंकि मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, उन नोट्स और स्टडी मटेरियल ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की है। और बहुत सारे लोग जो हैं, मैं उनको अपना पूरा स्टडी मटेरियल और नोट्स प्रोवाइड भी कर चुकी हूँ। कई चीज़ें मैंने फ्री भी रखी हैं अपने इस चैनल पे, जो आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मेरे चैनल पे जाओगे, सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत से बनाए थे जब भी मैंने क्वालिफाई किया था, क्योंकि ऑब्वियसली तब कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थी, ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स नहीं थे। अब चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं, बहुत सारे लोग हैं आपको गाइड करने के लिए टू क्वालिफाई यूजीसी नेट, राइट। तो बहुत ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस आए हैं, लाइक अभी कॉमर्स में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं, बहुत सारे यूनिट्स को ऐड ऑन किया है, बहुत सारे टॉपिक्स को ऐड ऑन किया है। तो इतने दिनों में मैं यही सब करी थी, मैंने अपने पूरे नोट्स अपडेट कर दिए हैं, लाइक लीगल यूनिट्स, लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस एंड ऑडिटिंग, और भी बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे टॉपिक्स ऐड ऑन हुए थे सभी के नोट्स मैंने अपडेट कर दिए हैं ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमर्स का हमारा बैच चल रहा है ऑनलाइन, जिसमें आपको सारा पीडीएफ और हैंड रिटन मटेरियल मिलेगा और सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे आपको। और जब तक आपका जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो जाता तब तक मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूँगी। ये नहीं कि आपने हमारा मटेरियल सब्सक्राइब कर लिया है तो कनेक्शन टूट जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप कोई भी गाइडेंस की जरूरत है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई भी आपको एक्सप्लेनेशन या स्टडी मटेरियल से डाउट है, जब तक आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता हम लोग आपको पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए रेडी हैं। तो मेक श्योर अगर आपको वो सारा ऑथेंटिकेटेड स्टडी मटेरियल और नोट्स चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 7898575509। वहाँ पे आपकी बात मुझसे डायरेक्टली हो जाएगी और आपको जो भी गाइडेंस या नोट्स चाहिए वो वहाँ से आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके, सो कमिंग बैक टू द टॉपिक कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है। सो यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो उनका सबसे पहले देख लें कि वो किस तरीके से आपसे रिसर्च प्रपोजल डिमांड करते हैं, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है रिसर्च प्रपोजल की। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप फॉर्म फिल करते हैं तभी आपका रिसर्च प्रपोजल मांग लिया जाता है। और अगर मैं बीएचयू की बात करूं तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे जब आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं तभी आपको एक A4 पे अपना पूरा रिसर्च प्रपोजल लिखना होता है। तो वहाँ पे आप प्रपोजल को पहले से आपको बनाना नहीं होता है, बस आपका इतना क्लियर माइंड में होना चाहिए कि आप अपना वहाँ पे एक A4 में अपना पूरा रिसर्च प्रपोजल को डिस्क्राइब कर पाए। फिर अगर मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे भी इंटरव्यू के ही टाइम आपका रिसर्च प्रपोजल मांगा जाता है। और रिसर्च प्रपोजल वैरी करना यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग 1000 वर्ड्स का मांग सकते हैं, 2000, 3000। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सबसे पहले नोटिस देख लें कि क्या वो कह रहे हैं, कैसा रिसर्च प्रपोजल आपसे मांग रहे हैं और उस हिसाब से अपना रिसर्च प्रपोजल फ्रेम करिए। तो रिसर्च प्रपोजल की जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा वैरी कर सकते हैं और वो रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि उसका रिसर्च उसका रिसर्च फील्ड किस तरीके का है, उस हिसाब से कंटेंट जो है या हेडिंग जो है वो वैरी करती है।
बट यहाँ पे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ हेडिंग्स मेनली, क्योंकि मैटर सबका अलग अलग होता है, सब्जेक्टिव होता है ऑब्वियसली, क्योंकि सबके रिसर्च टॉपिक्स अलग होते हैं, बट कुछ बेसिक हेडिंग्स होती हैं जो सारे रिसर्च प्रपोजल में पाई जाती हैं, और आप इसको थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो बिना लेट के चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला या बेसिक रिसर्च प्रपोजल की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या हेडिंग्स होती हैं। ओके, तो सबसे पहला रिसर्च प्रपोजल का जो फ्रंट पेज होता है उसमें आपकी डिटेल्स होती है, आपका नाम, आपका रिसर्च प्रपोजल का टॉपिक, वो पूरा एक फ्रंट पेज पे होता है, वो ज़्यादा बेसिक सा होता है, सभी को पता होगा। ओके, फिर आते हैं सबसे फर्स्ट हेडिंग पे। सबसे फर्स्ट हेडिंग होती है इंट्रोडक्शन की। ओके, तो वहाँ पे आप अपने रिसर्च टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, दैट इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिलेशन टू बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया। राइट, ये CRM एक टॉपिक है। ठीक है, तो अगर आप इंट्रोडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है और बैंकिंग सेक्टर इंडिया का क्या है। ये दोनों चीज आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी अपने इंट्रोडक्शन में, और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और कैसे आप कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बैंकिंग सेक्टर की सर्विसेज सुधारने के लिए यूज कर सकते हैं, या क्या लैग बिहाइंड कर रहा है जो आपने रिसर्च में करना चाहते हैं। इन शॉर्ट इंट्रोडक्शन में आप एक ब्रीफ इंट्रो देंगे अपने रिसर्च टॉपिक का। ओके, उसके बाद मेक श्योर कि आपका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा छोटा हो और क्रिस्प हो। बहुत ज्यादा लंबा इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। फिर आते हैं दूसरी हेडिंग पे। दूसरी हेडिंग होती है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली वो होता है जिसमें आप अपने फील्ड से रिलेटेड जितना भी रिसर्च हो चुका है वो सारे रिसर्च पेपर्स आप पढ़ते हैं और उनके लिटरेचर को रिव्यू करते हैं। ठीक है, तो जितने भी आप रिसर्च पेपर्स पढ़ेंगे उनकी जो मेन हेडिंग्स हैं वो आप अपने लिटरेचर रिव्यू में मेंशन करेंगे। तो मेक श्योर जो आप लिटरेचर रिव्यू करें 5 से 6 लिटरेचर रिव्यू तो आप मेंशन ही करें। और मेक श्योर कि जैसे अब 2019 चल रहा है तो मेक श्योर कि जो भी आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो वो ज्यादा रिसेंट ईयर्स के हो। ये नहीं कि आपने 2003 2004 के रिव्यूज उठा के लिख दिए, ऐसा नहीं है। आपके बहुत ज्यादा अगर आपको रिसेंटली अवेलेबल नहीं तो जो भी आपके रिसर्च टॉपिक से रिसेंटली अवेलेबल पेपर है आप उसको मेंशन करें अपने लिटरेचर रिव्यू में। ओके, फिर लिटरेचर रिव्यू के बाद आता है रिसर्च गैप। ओके, तो रिसर्च गैप में ये डिस्कस किया जाता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं और जो रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है उसमें क्या डिफरेंस है। राइट, आपकी रिसर्च क्या कंट्रीब्यूट करेगी, क्या नया सोसाइटी को देगी। ठीक है, इसी चीज को गैप कहते हैं और यही रिसर्च गैप कहलाता है कि क्या चीज हो चुकी है और आप क्या करना चाह रहे हैं। उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको आप इस हेडिंग के अंदर मेंशन करते हैं। ओके, तो रिसर्च गैप की बात हो गई। फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी मेक श्योर कि आप पॉइंट वाइज अपने ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन करें और 5 या 6 से ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स मेंशन ना करें। 5 या 6 ऑब्जेक्टिव्स मेंशन करेंगे तो भी एकदम सही रहेगा, क्योंकि ज्यादा ऑब्जेक्टिव्स आपके रिसर्च प्रपोजल को खराब कर सकते हैं। तो मेक श्योर आपकी 1 लाइनर्स ऑब्जेक्टिव हो और 5 से 6 हो और पॉइंट वाइज में हो। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं आपकी स्कोप क्या है आपकी स्टडी का। ओके, कि कितना स्कोप है। ओके, या आप इस हेडिंग के अंदर मेंशन कर सकते हैं किस तरीके से आपकी जो रिसर्च है वो सोसाइटी को क्या फायदा पहुंचाएगी, इसका कितना ज्यादा स्कोप है, कितना वाइडर एरिया ये कवर करता है, ये आप अपनी स्कोप ऑफ द स्टडी में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। रिसर्च मेथोडोलॉजी गाइस ये हेडिंग जो है बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे मेनली इसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप जो रिसर्च करें उसका डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में सबसे पहले आप शुरू कर सकते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी की डेफिनेशन दे सकते हैं जिसमें आप डिफाइन कर पाए कि रिसर्च मेथोडोलॉजी बेसिकली होती क्या है। उसके बाद आप मेंशन कर सकते हैं आपका पॉपुलेशन क्या होगा, आपके सैंपल का फ्रेम क्या होगा, आपके सैंपल की साइज क्या होगी, आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स, आप कौन कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करेंगे, कौन से एनालिटिकल टूल्स यूज करेंगे अपने डेटा को एनालाइज करने के लिए। ये सारी कुछ हेडिंग्स आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी में आ जाती हैं। तो ये सारी हेडिंग्स मेक श्योर कि आप कहीं से कॉपी पेस्ट ना करें और खुद का दिमाग लगा के यूज करें और इसे जहां तक हो सके ओरिजिनल ही रखें, तभी आप इंटरव्यू में सारे आंसर्स दे पाएंगे। ओके, तो जो हेडिंग आती है वो है कि कंट्रीब्यूशन क्या होगा। आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं उससे आप सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। राइट, आपकी कंट्रीब्यूशन या आपकी इम्प्लीकेशंस क्या है आपकी स्टडी की, ये आप रख सकते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बाद। फिर एट लास्ट जो लास्ट हेडिंग होती है वो होती है रेफरेंसेस, कि आपने जो भी रिसर्च प्रपोजल बनाए हैं
उसको आपने कहाँ कहाँ से रेफर किया है। तो आप मेक श्योर कहीं से भी रेफर करें, 10 से 12 से ज़्यादा आप रेफरेंसेस ना मेंशन करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर 10 से 12 भी करेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सो गाइज, ये यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने की कोशिश की है कि क्या चीज़ें होती हैं रिसर्च प्रपोजल में, क्या इंक्लूड होता है। एक बार मैं जल्दी से सम अप कर देती हूँ। जो रिसर्च प्रपोजल की मेन हेडिंग्स होती हैं वो होती हैं इंट्रोडक्शन, देन कम्स रिव्यू ऑफ लिटरेचर, देन आपके रिसर्च गैप, देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, फिर आता है स्कोप ऑफ द स्टडी। स्कोप ऑफ द स्टडी ऑप्शनल होता है, आप चाहे तो मेंशन करें चाहे तो ना मेंशन करें। फिर आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसके बहुत सारी सब हेडिंग्स होती हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर आता है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टडी और इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी। फिर आता है लास्ट में रेफरेंसेस कि आपने कहाँ कहाँ से रेफर की। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, अगर आप इंक्लूड करेंगे आपके रिसर्च प्रपोजल में, तो आई एम श्योर आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत बढ़िया बनेगा और आपके जो एडमिशन के चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एडमिशन्स में। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल बढ़िया है तो आपका आधा काम ऐसे ही हो जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प किया होगा, आपके बहुत सारे कंफ्यूजन जो है वो दूर होंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड इन केस यू वांट द अपडेटेड कॉमर्स नोट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7839575550।